हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जी फिज़िक्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज़ के अंदर हम मैथमेटिकल फ़िज़िक्स का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और इसी कड़ी के अंदर आज हम पढ़ेंगे सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के बारे में, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। क्योंकि इससे लास्ट लेक्चर में हमने अदिश क्षेत्र में प्रवणता की बात की थी, ग्रेडियंट इन स्केलर फील्ड। ठीक है, जैसे ग्रेडियंट एक सदिश राशि होती है, वैसे हम देखेंगे कि सदिश क्षेत्र ए वेक्टर का डाइवर्जेंस यानी डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, वो जो वैल्यू आएगी वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। मतलब किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस एक अदिश राशि होती है। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते हैं। डाइवर्जेंस के अंदर आपको पढ़ना है सबसे पहले तो आपको डाइवर्जेंस की डेफिनेशन पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अपने पास एक आयतन अल्पांश है, ये एक आयतन अल्पांश है dv। ठीक है, और यह आयतन अल्पांश एक बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है। एक बंद पृष्ठ है S। बंद पृष्ठ का मतलब जैसे एक होलो स्फीयर हो सकता है, खोखला गोला, एक खोखला बेलन हो सकता है। ठीक है, कोई भी ऐसी आकृति जो बंद हो। ठीक है ना, अब उसकी शेप जरूर नहीं है गोलाकारी हो, बेलनाकारी हो, कैसे भी हो सकती है, लेकिन सरफेस उसकी बंद होनी चाहिए। ओपन सरफेस के अंदर ये बोर्ड हो सकता है, ये ओपन सरफेस का एग्जांपल है, खुला पृष्ठ है ये, और बंद पृष्ठ के अंदर चारों तरफ से गिरा हुआ हो। तो इस गोले के अंदर मान लो कोई अंदर एक छोटा सा अल्पांश है dv, और ये एक वेक्टर फील्ड में रखा हुआ है। ये रखा हुआ है एक वेक्टर फील्ड के अंदर, वेक्टर फील्ड मान लीजिए ए वेक्टर। तो इसका मतलब ये है कि किसी सदिश क्षेत्र ए वेक्टर का किसी बंद पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध एकांक आयतन अल्पांश में से निर्गत सदिश का फ्लक्स उस सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। यह डाइवर्जेंस के रूप में परिभाषित होता है। मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, ये सिंबल है इसका, पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट dv टेंड्स टू 0। मतलब ये जो पार्ट है आपका अल्पांश, इसको स्मॉल करते जाना है, स्मॉल करते जाना है, और जब ये पॉइंट बन जाए, पॉइंट इसको स्मॉल करेंगे तो ये पॉइंट बन जाएगा, ये कंडीशन पर ये पॉइंट बन जाएगा। उस यूनिट वॉल्यूम में से, पॉइंट में से कितनी फ्लक्स रेखाएं एंटर कर रही हैं, कितनी फ्लक्स उसे एसोसिएटेड है, वो कहलाता है डाइवर्जेंस। यानी ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर बंद पृष्ठ पर और प्रति इकाई आयतन, ये आपका कहलाता है डाइवर्जेंस। ये डाइवर्जेंस की डेफिनेशन है। तो यदि हमें वक्र रेखा निर्देश तंत्र में, जैसे कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम अपनी यूनिट चल रही है, इस यूनिट के अंदर यदि अपने को कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस निकालना है तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, उसके लिए पहले फ्लक्स निकालना पड़ेगा और उसको आयतन से विभाजित करके लिमिट लगा के जो आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर के बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक डायग्राम बनाते हैं वक्र रेखा निर्देश तंत्र में और उसका फ्लक्स ज्ञात करते हैं। देखिए, एक वक्र रेखा निर्देश तंत्र मान लिया हमने, फॉर एग्जांपल एक वक्र रेखा निर्देश तंत्र u1, u2 और u3। अब यहाँ बंद आकृति बनानी है तो बंद आकृति के लिए आप जानते हो अच्छे से समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगे, जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप परफेक्ट होते जाओगे। मूल बिंदु O है, यहाँ पर पृष्ठ है A B C D, और E या फिर इसको दे दीजिए, इसको दे दीजिए E F G। ये कॉर्नर्स हो गए, और यहाँ पर एक वेक्टर है परिभाषित, ए वेक्टर बराबर A1 E1 कैप, A2 E2 कैप और A3 E3 कैप। इस वेक्टर फील्ड के अंदर ये जो भी अपना अरेंजमेंट है ये रखा हुआ है, और बंद पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है। एक बंद पृष्ठ है S
उसके अंदर ये पूरा का पूरा इंक्लूड है, एक क्लोज सरफेस बना सकते हैं हम। तो इस वेक्टर फील्ड में रखा हुआ है। अब इसके सेंटर पर यहाँ पर यदि अपन मान के चलें तो इसके बीचों बीच, ठीक है, इसके सेंटर में बीचों बीच, यानी यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर इस वेक्टर को यदि आप दर्शाना चाहो तो u1 की डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा a1, u2 की डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा a2 और अपनी तरफ बाहर की ओर कंपोनेंट आएगा a3, ठीक है। बीचों बीच है, कहने का मतलब यदि बीच में से आप ABCD पृष्ठ के ऊपर चलते हो, इस ABCD पृष्ठ के ऊपर, तो आपको पता है कि 0 से लेकर C तक u1 दिशा में जो लंबाई होती है वो होती है h1 du1, dl1 आपने निकाला था रेखाल्पांश, वो h1 du1 लंबाई है। लेकिन यदि आधे से C तक चलना हो, आधे से ABCD तक चलना हो, जैसे आपके रूम के अंदर एक राइट में दीवार है, एक लेफ्ट में दीवार है, तो बीच वाले पोर्शन से यदि आप इस दीवार तक जाना चाहते हो तो आप कहोगे कि यदि पूरी लेंथ h1 du1 है तो आप कहोगे सर h1 du1/2 का हाफ चलूंगा मैं राइट में, और लेफ्ट में भी उतना ही चलूंगा h1 du1/2 का हाफ, लेकिन वो माइनस में, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं a वेक्टर डॉट ds वेक्टर का, यदि आपको मान कैलकुलेट करना है तो ये सबसे पहले आपको u1 दिशा के अंदर फ्लक्स निकाल लो, उसको φ1 मान लो, u2 दिशा में φ2 मान लो और u3 दिशा में φ3 मान लो, और तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। और सबसे पहले यदि u1 दिशा में भी निकालना है तो ABCD से निकालो पहले, तो सामने वाला जो u1 को काट रहा है, और एक जो पीछे वाला है कौन सा OEFG, उससे निकालो, क्योंकि इससे जो निकलेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, उससे निकलने वाला उस माइनस u1 या माइनस E1 कैप डायरेक्शन में होगा। दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा नेट u1 दिशा के अंदर फ्लक्स, ठीक है। तो सबसे पहले निकालने के लिए पृष्ठ ABCD से निर्गत फ्लक्स, इसको मान लीजिए कि ये φ1 है। अभी कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से समझना इसको। पहले तो ये देखेंगे, देखो ABCD पर वेक्टर चाहिए, क्योंकि फ्लक्स का मतलब होता है वेक्टर को एरिया से गुणा करना, वेक्टर को एरिया से डॉट प्रोडक्ट लेना, और यदि वेक्टर की और एरिया की डायरेक्शन यदि सेम हो तो फिर cos 0 आ जाएगा और cos 0 1 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब एरिया किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेक्टर से। लेकिन क्या A1 ABCD के ऊपर है, नहीं, A1 तो बीच में है, तो पहले बीच वाले पोर्शन की वजह से देख लो, ठीक है, और फिर उसमें प्लस कर देंगे जब हम कंपोनेंट को ABCD के ऊपर लेके आएंगे। यानी ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे पहले यहाँ पर ये वाली सरफेस है ABCD, ये ABCD है और ये है OEFG, बीच में वेक्टर है। यहाँ से इस वाले कंपोनेंट की वजह से, क्योंकि कंपोनेंट जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो बदलेगा, तो एक काम ये कर लीजिए कि सेंटर वाले कंपोनेंट की वजह से फ्लक्स निकाल लीजिए आप, और उस फ्लक्स को फिर यहाँ से यहाँ तक लेके जाइए आंशिक अवकलन की सहायता से, ठीक है। तो ये पोर्शन होंगे 2, यानी इसमें क्या आएगा, सेंटर पर कंपोनेंट है A1 क्योंकि u1 की दिशा में घटक A1 है सदिश का, तो A1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसके एरिया से। एरिया कितना है ABCD का एरिया कितना होगा, u1 दिशा में जो DS1 पृष्ठ होता है, DS1 का एरिया होता है S2 S3 du2 du3, तो S2 S3 du2 du3, ये तो इसका एरिया आ गया। प्लस अब ये जो सेंटर वाला फ्लक्स है, जो कि अभी मैंने बताया कि यहाँ जो सेंटर वाला फ्लक्स है, ये सेंटर वाला फ्लक्स जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो कुछ बदलेगा। अब कौन सी दिशा में जा रहा है, u1 दिशा में, कितने डिस्टेंस चलेगा, ये h1 du1/2 डिस्टेंस चलेगा, लेकिन इसमें परिवर्तन भी तो h1 du1 के सापेक्ष आएगा, h1 du1 के सापेक्ष, मतलब डेल बाई h1 डेल u1, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, डेल h1 u1 या फिर h1 du1। तो h1 पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में h1 डेल u1 किस में परिवर्तन हो रहा है, इस फ्लक्स में, A1 S2 S3 du2 du3। इस फ्लक्स, पहले सेंटर वाला फ्लक्स में कितना परिवर्तन आएगा, कितने डिस्टेंस है, h1 du1/2 डिस्टेंस तक, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि जैसे डेल A बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल A बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, मतलब दूरी के साथ परिवर्तन की दर, ये तो है परिवर्तन की दर, रेट, उस रेट को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते ही वो आपको कंपोनेंट दे देगा। वैसे अब देख लो, ये डायमेंशन से ये डायमेंशन कटेगी, फ्लक्स बचेगा, और फ्लक्स में फ्लक्स ही ऐड हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान से समझें। इक्वेशन
यहाँ से यदि आप देखेंगे तो H1 से H1 कट जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, A1 S2 S3 DU2 DU3 और प्लस, ठीक है, इसमें आ जाएगा 1/2 का फैक्टर बाहर आ जाएगा, डेल बाई डेल U1 और जब U1 के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब अंदर केवल हम इसको रख सकते हैं, ये H1 से H1 तो काट दो यहाँ से, और यहाँ पर आप ले सकते हो इसको A1 S2 S3, ठीक है, A1 S2 S3 और DU1 DU2 DU3 DU1 DU2 DU3 ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/2 तो आ गया, ये रहा 1/2, डेल बाई डेल U1 A1 S2 S3, क्योंकि S2 S3 हो सकता है कि U1 पर डिपेंड कर जाएं। अभी आप जब पढ़ोगे गोलीय निर्देशांक, क्योंकि वक्र के निर्देशांक के 3 पार्ट होते हैं, कार्तीय, गोलीय और बेलनाकार, उसमें आप देखोगे कि ये H1 S2 S3 क्या होते हैं, स्केल फैक्टर होते हैं जो बदलते रहते हैं, इसलिए हम इनको बाहर नहीं ले सकते। तो आप DU1 DU2 DU3 को ले सकते हैं, क्योंकि DU2 में U1 के सापेक्ष परिवर्तन नहीं होगा और DU3 में भी U1 के सापेक्ष परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो हमने इनको बाहर ले लिया। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब आप पीछे वाले से देखेंगे OEFG से, उससे कितना फ्लक्स है, और कुछ नहीं है, जब आप सेंटर से पीछे जाओगे तो एरिया तो सेम है, लेकिन एरिया की और वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट है। कैसे है, पीछे वाले सरफेस की बात करोगे तो A1 तो इधर होगा E1 कैप में, लेकिन इस वेक्टर की, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, ये परपेंडिकुलर टू आउटवर्ड, तो बाहर की ओर, मतलब E1 कैप इधर है, DS वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का बीच में, यानी इस वाले प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। तो अब आपको लिखना है फर्स्ट OEFG से फ्लक्स, इसको मान लीजिए φ1 डैश, जैसे ये φ1 है तो ये आ जाएगा, इसी को लिख दो आप A1 S2 S3 DU2 DU3 और प्लस की जगह माइनस 1/2 डेल बाई डेल U1 A1 S2 S3 DU1 DU2 DU3। इक्वेशन 2। अब आप बताइए कि नेट फ्लक्स क्या होगा, एक तो ABCD से राइट साइड में निकलने वाला और OEFG से निकलने वाला लेफ्ट साइड में, डायरेक्शन का खेल है, इसका मतलब नेट आएगा φ1 माइनस φ1 डैश, अतः U1 दिशा में या E1 कैप दिशा में परिणामी फ्लक्स, तो ये परिणामी फ्लक्स आएगा φ1 डबल डैश इज इक्वल टू φ1 माइनस φ1 डैश इज इक्वल टू, जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये प्लस और ये माइनस ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी 1/2 और 1/2 1, यानी ये फैक्टर बच जाएगा डेल ओवर डेल U1 3 DU1 DU2 DU3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3। देखिए, आपने जब E1 कैप की बात कर रहे हो, ध्यान से समझना, जब आप E1 कैप की बात कर रहे हो तो उसी का जो कंपोनेंट है उसी के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, वेक्टर का कंपोनेंट भी वही है, लेकिन स्केल फैक्टर दूसरे हैं, 1 2 3, अगले में आएगा 2 3 1, फिर आएगा 3 1 2, और यहाँ पर ये तो तीनों रहेंगे। सिमेट्री को फॉलो करना है तो आप लिखेंगे सम्यता से
E2 कैप दिशा में फ्लक्स ये आएगा फाई टू डबल डैश डेल ओवर डेल U2 A2 S3 H1 DU1 DU2 DU3, ठीक है। 4 E3 का दिशा में यह जाएगा फाई 3 डबल डैश डेल बाई डेल U3 A3 H1 S2 DU1 DU2 DU3। तो अब नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई? नेट फ्लक्स हो जाएगा पूरे क्यूबॉइड से तीनों इक्वेशंस का सम 2 + 3 + 3 + 4 + 5 नेट फ्लक्स आएगा आपका जो भी नेट फ्लक्स होगा बंद समाकलन एस ए बी ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। नेट फ्लक्स तो नेट फ्लक्स आएगा अपने पास डेल बाई डेल U1 A1 S2 S3 DU1 DU2 DU3 और ऐसे ही अगले पार्ट जुड़ जाएंगे। आप लिख देना इनको, अगले पार्ट जुड़ेंगे। अब आपको डेफिनेशन काम में लेनी है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर बराबर होता है लिमिट dV टेंड्स टू 0 फ्लक्स अपॉन आयतन। फ्लक्स का मतलब ये वाला पूरा पार्ट आ जाएगा। इन तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है? इसमें से कॉमन आ रहा है DU1 DU2 DU3 राइट साइड में कॉमन ले लो इसको। ये वाला पार्ट कॉमन आ गया वहाँ पर S2 S3 है DU2 DU1 DU2 DU3 डिवाइडेड बाई DV क्या होता है? DV आपको लिखवा रखा है आयतन अल्पांश H1 S2 S3 DU1 DU2 DU3 यानी H1 S2 S3 DU1 DU2 DU3 ये वाला पार्ट उससे कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा आपका डाइवर्जेंस ऑफ ए बराबर 1/H1 S2 S3। ब्रैकेट में जो क्वांटिटी बचेगी यही आपका आंसर है। लेकिन याद रखना 1/H1 S2 S3 डेल बाई पहले U1 के साथ अवकलन करना है, अंदर 1 2 3 लेना है, 1 1 2 के साथ अवकलन करना है, 2 3 1 लेना है, 3 के साथ अवकलन करना है, 3 1 2 लेना है। ये सिमेट्री फॉलो करनी है, बहुत आसान है इसको याद करना। और ये फॉर्मूले आप याद करते चलिए। सबसे पहले आपको याद है कि रेखा अल्पांश का जो सूत्र आया था वो याद होना चाहिए। उसमें DL1 DL2 DL3 याद होना चाहिए, DS1 DS2 DS3 पृष्ठ अल्पांश याद होने चाहिए, आयतन अल्पांश याद होना चाहिए। उसके बाद में ग्रेडियंट का सूत्र याद होना चाहिए, ग्रेडियंट की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। उसके बाद में आपका डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस की डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला। यहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक पॉइंट निकालेंगे कि किसी सदिश का डाइवर्जेंस डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सिद्ध कीजिए डाइवर्जेंस ऑफ ए बराबर होता है डेल डॉट ए वेक्टर। मतलब इसको भी डाइवर्जेंस ऑफ ए पढ़ा जाता है। डेल डॉट ए वेक्टर का मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। तो और रिवीजन इम्पोर्टेंट है। जब आप ये क्लास देखें तो पिछले वाला पूरा थोड़ा सा एक बार उसको हल्के एक निगाह से उसको देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रिवीजन ज़रूरी है। बिना रिवीजन के जो आप पढ़ेंगे नया टॉपिक उसमें उस प्रकार से समझ में नहीं बैठ पाएगा जितना आप रिवीजन करके बैठेंगे। तो नए लेक्चर में हम ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।